नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका भी किंग के साथ मारवा हाउस में जाने की जिद कर रही थी। जब उसे पता चला कि दुश्मन उनके मारवा हाउस पर अटैक करने वाले हैं, तब अनिका ने भी जिद की थी। इसलिए जो फाइटर जो पहले से ही फाइट के लिए तैयार थे, अनिका उन्हें कह रही थी, वो फाइटर उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप हमारे ऊपर यकीन कीजिए, हम कभी इनको कुछ भी नहीं होने देंगे और हमारा ही फर्ज है आप लोगों की रक्षा करना। इसलिए आप अभी यहीं पर ही रहिए, हम उन्हें सुरक्षित बचा लेंगे। लेकिन अनिका उनकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि किंग ने खुद अनिका को मना कर दिया था, लेकिन अनिका भी इस बात से बिल्कुल ही तैयार नहीं थी। वो उनके साथ जाना चाहती थी। इसलिए अनिका की बात पर अब वो फाइटर अब कोई भी जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि वो कई बार अनिका को समझा चुके थे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। और फिर वो सभी भी अब किंग की तरफ ही देखने लगते हैं कि शायद अब किंग ही इसकी समस्या का हल निकालेंगे, क्योंकि किंग का आदेश था कि अनिका मारवा हाउस में उसे फाइट के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएगी, जबकि अनिका की जिद थी कि वो वहां पर जाएगी ही जाएगी। इसलिए फाइटर अब बस दोनों ही तरफ देखकर कंफ्यूज हो रहे थे कि शायद अब किंग ही इसमें कुछ फैसला ले सकते हैं। किंग अब उन सभी को जाने का इशारा कर देते हैं, क्योंकि अब किंग भी अच्छी तरह से समझ गए थे कि अनिका ऐसे तो अपनी जिद को नहीं छोड़ने वाली है। इसलिए सबसे पहले वो उन्हें वहां से जाने का इशारा देते हैं, क्योंकि उनके सामने किंग अनिका से कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। और फिर अब वो सभी फाइटर जब उन्हें किंग का इशारा मिल जाता है तो वो पहले इसके बाहर निकल जाते हैं जाने के लिए। उनके जाने के बाद अब किंग फिर से अनिका से पूछता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें एक बात कभी भी समझ में नहीं आती क्या बच्चों की तरह हर एक बात पर जिद लगाकर बैठ जाती हो? मैंने जब तुम्हें एक बार कह दिया है कि तुम वहां पर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, तुम मेरी बात को मानती क्यों नहीं हो? किंग की स्ट्रिक्ट सी बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि मैं कोई गलत तो नहीं कर रही हूँ ना, आप ही बताइए कि मैं यहाँ पर गलत क्या कर रही हूँ। आप खुद ही सोचिए ना कि वो मेरी भी तो माँ है। उन्होंने हमेशा ही मुझे अपनी बेटी की तरह माना है, मुझे हमेशा एक बेटी की तरह प्यार भी दिया है। तो आप ही बताइए, क्या मेरा फर्ज नहीं है कि अभी जब मेरी माँ के ऊपर यहाँ पर खतरा है तो मैं अपनी माँ को बचाने के लिए जाऊँ? क्या उसमें मेरा कोई फर्ज नहीं बनता क्या? प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। और मेरी जिद कोई बुरी तो नहीं है ना? मैं आपसे कौन सा अपने सवालों के आपसे जबरदस्ती जवाब मांग रही हूँ, या मैं आपके सामने कोई अलग ही जिद कर रही हूँ जो आप पूरी नहीं कर सकते? मैं तो बस आपको इतना कह रही हूँ कि आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, क्योंकि मैं भी माँ के लिए वहां पर जाना चाहती हूँ। अनिका की इस बात पर अब किंग समझ जाते हैं कि अनिका शायद अब उसकी भी बात नहीं सुनने वाली है, क्योंकि अनिका थी तो अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा जितनी ही जिद्दी। अगर उसने एक बार कुछ ठान लिया तो फिर तो उसे करना ही था, फिर चाहे कोई उसे कुछ भी क्यों ना कहता रहे। इसलिए अनिका की जिद को देखकर अब किंग भी कहते हैं कि अब उसे लेकर ही जाना होगा। इसलिए अब किंग अनिका से कहते हैं, ठीक है, जाओ, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, मैं यहीं पर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जल्दी आना। किंग की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से भेजकर कहीं आप मुझे यहीं पर ही छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे ना? अनिका सीधे ही जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के सामने जिद करता है कि आप मुझे अंदर भेजकर बहकाकर कहीं चले तो नहीं जाओगे, सेम वही बात अनिका किंग को कह देती है। क्योंकि अनिका को लगता है कि किंग इतनी आसानी से नहीं मान रहे थे, और अब अगर वो माने हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि वो सब पहले से ही तैयार थे। अगर अनिका अंदर तैयार होने के लिए जाएगी तो कहीं वो अनिका को यहीं पर तो छोड़कर नहीं चले जाएंगे। अनिका के मन के अंदर ये डर था, मन के अंदर ये सवाल आया, इसलिए उसने सीधे ही किंग से ये सवाल पूछ लिया। अनिका की इस बात पर अब किंग उसे एक इम्प्रेसिव लुक देते हैं और फिर वो अनिका से कहते हैं, तुम जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। तुम जितनी जल्दी हो सके तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अगर तुमने 10 मिनट से 1 सेकंड भी अगर ज्यादा लगाया तो फिर हम तुम्हें यहीं पर ही छोड़ जाएंगे।
अगर तुमने लेट किया तो अब तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, वरना मैं तुम्हें सच में ही यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। किंग की ये बात सुनते ही अब अनिका भी जल्दी से एलिवेटर से 7th फ्लोर पर आ जाती है और फिर वो थोड़ी ही देर में अनिका अब एकदम से पूरी तरह से रेडी होकर जल्दी से एलिवेटर के पास जाकर अब वो फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। वो कुछ ही देर में अब वो ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है तो वो देखती है कि किंग पहले से बाहर निकल ही रहे थे। किंग को ऐसे पहले से बाहर जाता हुआ देखकर अब अनिका भी तेजी से दौड़कर अब किंग के पास आ जाती है और अब वो किंग से कहती है कि आपने मुझे 10 मिनट दिए थे और मैं 11वें मिनट में ही यहाँ आ गई थी, लेकिन फिर भी आप मुझे छोड़कर जा रहे थे। अनिका की इस बात को इग्नोर करते हुए अब किंग ने अपना हाथ में लिया हुआ एक इंजेक्शन अनिका को इंजेक्ट कर दिया। किंग ने इतनी तेजी से ये सब किया था कि इससे पहले कि अनिका कुछ भी समझ पाती वो उस इंजेक्शन अनिका की बॉडी में इंजेक्ट हो चुका था। उस इंजेक्शन के लगते ही अनिका जिसकी वजह से वहीं पर ही बेहोश हो गई थी, क्योंकि किंग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अनिका को यहाँ के रास्ते के बारे में कुछ भी पता चले। इसलिए किंग जब अनिका को यहाँ पहले से बाहर लेकर जा रहे थे तो अनिका जब किंग से सवाल पूछ रही थी तो किंग ने इतनी फुर्ती में ये सब किया था कि अनिका कुछ भी समझ में नहीं पाई और उसके इंजेक्शन के लगते ही अनिका वहां पर बेहोश हो गई और उसके दिमाग ने अब एकदम से ही काम करना बंद कर दिया था। यहाँ किंग अब अनिका से कहते हैं कि जस्ट फॉलो मी। अनिका भी किंग को ही अब फॉलो करते हुए कुछ ही देर में ही किंग के साथ चली जाती है, क्योंकि किंग ने यहाँ पर एक अनिका को ऐसा इंजेक्शन लगाया था जिसके लगाते ही अनिका एक पल के लिए तो मूर्छित अवस्था में चली गई थी, लेकिन अगले ही पल अनिका ने अपनी आंखें खोली। लेकिन अब अनिका अपने दिमाग से काम नहीं कर रही थी, बल्कि वो किंग को ही फॉलो कर रही थी। अब किंग और अनिका दोनों ही अब किंग के ऑटोमेटिक चॉपर के पास आ गए थे। पास में ही अब बने एक पौधे से किंग ने कुछ फूलों को तोड़ा और फिर वो उन फूलों को अपने हाथ में लेकर अब अनिका के नाक के पास ले जाते हैं। किंग अब उन फूलों को तोड़कर अब उन्हें अनिका को सुंघाने लग जाते हैं। फूलों की महक से अब अनिका फिर से अपने सेंस में आ जाती है, क्योंकि जैसे ही अनिका को इंजेक्शन लगा था इससे अनिका के दिमाग ने काम करना कुछ पल के लिए बंद कर दिया था। हाँ, हालांकि उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसे अब इतना नहीं पता था कि वो कहाँ थी। लेकिन जैसे ही किंग ने उसे उन फूलों को सुंघाया तो फिर अनिका फिर से अपनी सेंस में आ जाती है और फिर अब वो किंग को हैरानी से देखती है। इससे पहले कि अनिका किंग से कुछ भी पूछ पाती, किंग ने अनिका को अपने चॉपर में बैठने के लिए कहा और फिर वो खुद अब जल्दी से अपने चॉपर में बैठ जाते हैं और किंग अनिका से कहते हैं, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो यहीं खड़े रहकर हम सब का वेट करो, क्योंकि यहाँ से तुम पैलेस कैसे जाओगी वो रास्ता तो तुम्हें भी नहीं पता है। किंग ने इतनी स्मार्टली यहाँ पर अनिका को अपने कंट्रोल में किया था कि अनिका को भी खुद पता नहीं चला कि वो कौन से रास्ते से आई है। हालांकि अनिका खुद अपने पैरों पर किंग के साथ आई थी। किंग की ये बात सुनकर अब अनिका जल्दी से किंग के बगल में जाकर बैठ जाती है और अब अनिका के बैठते ही वो चॉपर अब उड़ने लग जाता है, क्योंकि अब अनिका के पास सच में कोई भी ऑप्शन नहीं था। और वैसे भी अनिका तो खुद भी मारवा हाउस में जाने ही वाली थी, इसलिए यहाँ पर रुकने का तो अनिका के लिए कोई सवाल ही नहीं था। और अगर किंग उसे यहाँ पर छोड़ के भी जाते तो अब ना तो वो वहाँ पर वापस किंग के पैलेस में जा सकती थी, इसलिए अनिका अब किंग के साथ ही जाना उचित समझती है और वो जल्दी से उनकी बगल में जाकर बैठ जाती है। अनिका के बैठते ही अब वो चॉपर भी उड़ने लगता है। अनिका अब अपनी इन्हीं ख्यालों में ही थी कि तभी उसने रोहित की आवाज सुनाई देती है, बोलो ना अनिका, तुम कहाँ थी। जैसे ही अनिका को रोहित की आवाज सुनाई देती है तो अनिका एकदम से अपने सेंस में आती है, क्योंकि अनिका अभी तक उन्हीं बातों को सोच रही थी जो अनिका और किंग के बीच में हुई थी। अपने सेंस में आने के बाद अब अनिका देखती है तो रोहित उसके कंधे पर हाथ रखकर अनिका को हिला रहा था और पूछ रहा था, अनिका तुम्हें क्या सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो ना अनिका, तुम कहाँ थी उस समय पर, और उस दिन तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई अगर तुम वहां पर आई थी तो। रोहित की इस बात पर जवाब देते हुए अब अनिका कहती है कि मैं कहीं नहीं थी, बस तुम्हारे ही आसपास थी मिस्टर मारवा।
अनिका अब अपने दोनों ही हाथों को रोहित के गालों पर रखते हुए अपने अंगूठे से रोहित की आंखों में जमे आंसुओं को पूछती है, क्योंकि रोहित अपनी बातों को बताते हुए इतना इमोशनल हो चुका था कि रोहित की आंखों से आंसू टपक तो नहीं रहे थे, लेकिन उसके कोनों में जमा जरूर हो रखे थे। अब वो रोहित के फोरहेड पर किस कर देती है और अब वो रोहित से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? मुझे बताने के लिए क्या तुम मुझे अब और बताओगे? क्योंकि अनिका ने ये बात इसलिए कही थी कि रोहित बहुत ही इमोशनल हो चुका था और अनिका अब उसे और परेशान नहीं होते हुए देखना चाहती थी और टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। अगर रोहित सच में खुद कुछ बताना चाहता है तो वो बता सकता है, इसलिए अनिका पहले रोहित से पूछती है। अनिका की इस बात पर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है और कहता है, हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ अनिका, मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ। अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए ही अब रोहित कहता है कि मैं उस दिन जल्दी से रेडी होकर आ गया था और फिर कुछ ही देर में स्वाति माँ, मैं और बूढ़े बाबा के साथ हमें उस कॉलोन को भी अपने साथ ही लेकर हम सब आ गए थे। कुछ ही देर में स्वाति माँ के चोपर के पास हम आ जाते हैं और फिर हम वो सब जल्दी से उस चोपर में बैठ जाते हैं। वो चोपर अब कुछ ही देर में इंडिया के लिए रवाना हो जाता है। इधर इंडिया में मारवा हाउस में परशुराम सूर्यवंशी को चिराग ने पहले से ही मैसेज कर दिया था, क्योंकि रोहित ने पहले ही चिराग को इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे परशुराम को सब कुछ कहने के लिए। इसलिए वो भी जल्दी से दादी माँ सन्नी और उनकी केयरटेकर लीला को जल्दी से ही अब मेन मारवा हाउस से निकाल कर सीधा सीक्रेट अंडरग्राउंड में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर मारवा हाउस के मेंबर की सिक्योरिटी सबसे पहले प्रायोरिटी थी, जैसा कि रोहित ने कहा था। और फिर वो सारे ही सर्वेंट को कहते हैं कि तुम सभी भी अब जल्दी से जाकर अपने अपने क्वार्टर के अंदर चले जाओ और हाँ, याद रहे कि चाहे जो भी कुछ हो जाए कोई भी बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि परशुराम ने रोहित के हर एक इंस्ट्रक्शन को बड़े ही बखूबी निभाया था। यहाँ पर रोहित मारवा के लिए अपनी फैमिली के साथ साथ वहाँ पर काम कर रहे नौकर भी उसी की ही प्रायोरिटी पर था, इसलिए रोहित ने यहाँ पर नौकरों के लिए भी खास इंतजाम करने के लिए कह दिया था। परशुराम की ये बात सुनकर सभी अब हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। अब तक बालवीर सर भी सूरज साहिल के साथ अपने कुछ फाइटर को लेकर मारवा हाउस में आ जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से सुखवीर सर भी अपने फाइटर के साथ आ जाते हैं और फिर वो भी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अब तक परशुराम सूर्यवंशी अब जल्दी से आयशा मारवा के कमरे के पास जाकर उन्हें उनके रूम के दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। कुछ देर के नोक के बाद जब प्रीति दरवाजे को खोलती है तो वो देखती है कि सामने परशुराम सूर्यवंशी खड़े थे, जिन्हें प्रीति अच्छी तरह से जानती थी। प्रीति ने परशुराम से कहा कि क्या बात है, आप इस समय पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रीति की ये बात सुनकर अब परशुराम कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द आयशा मैडम को यहाँ से शिफ्ट करवाना होगा, क्योंकि महल के ऊपर खतरा है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए हमें जल्द से जल्द आयशा मैडम को यहाँ से निकालना है। परशुराम सूर्यवंशी की ये बात सुनकर से पहले प्रीति कुछ भी कहती, तभी सावित्री, जो कि प्रीति के पीछे से ही ये सब बातें सुन रही थी, अब सावित्री कहती है, अभी मैडम की ऐसी हालत नहीं है कि हम इन्हें लेकर कहीं भी जा सकते हैं। वैसे भी बड़ी मुश्किल से मैडम अभी सोई है, तो उन्हें जगाना अभी ठीक नहीं होगा, इसलिए मैडम अभी कहीं नहीं जा रही हैं। सावित्री की ये बात सुनकर अब परशुराम सूर्यवंशी कहते हैं, ठीक है, तो आप दोनों ध्यान देना कि इस रूम का दरवाजा बंद हो, चाहे जो भी हो जाए ये दरवाजा खुलना नहीं चाहिए अगर मैडम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि मैडम के ऊपर खतरा है। इसलिए तुम ध्यान रखना कि मैडम इस रूम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। चाहे मैडम के कमरे के बाहर जो भी कुछ हो रहा हो, कोई भी इस दरवाजे को नहीं खोलेगा। ये कहते हुए ही अब परशुराम सूर्यवंशी मारवा हाउस से बाहर निकल कर आ जाते हैं और फिर वो सारे ही सिक्योरिटी गार्ड को चौकन्ना रहने के लिए कहते हैं। अब तक सभी मारवा हाउस में फाइट के लिए तैयार हो चुके थे, जहां एक तरफ मारवा हाउस के बाहर बालवीर सर और सुखवीर सर अपने फाइटर्स के साथ खड़े थे, तो वहीं मारवा हाउस के अंदर परशुराम सूर्यवंशी अपनी पूरे ही सिक्योरिटी गार्ड के साथ अलर्ट पर महल को सिक्योरिटी देने के लिए खड़ा हो गया था। यहाँ प्रीति भी अब तक अलर्ट हो गई थी और वो आयशा मारवा के रूम को चारों तरफ से देख रही थी कि कहीं से कोई भी दुश्मन अंदर ना आ जाए। तो वहीं सावित्री भी मन ही मन में कुछ प्लान करने लगती है, क्योंकि सावित्री भी खुद एक अच्छी फाइटर थी। और फिर अब वो बेड पर सो रही आयशा मारवा को देखने लगती है। एक तरफ जहां पर ये सभी मारवा हाउस को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार आयशा मारवा की किडनैपिंग के लिए शीला खुद अपने आदमियों को देखने आई थी।
क्योंकि इस बार सारा का सारे प्लान में अब की बार शीला मौसी भी शामिल थी और वो ये चेक करने के लिए आई थी कि अगर राजीव गुलेरिया के प्लान में कोई भी लूप होल है तो वो भी तो हो भी तो शीला उसे संभाल लेगी। क्योंकि पिछले काफी टाइम से जैसे राजीव गुलेरिया जितने बार भी कोई भी अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था तभी उसका प्लान बार बार फेल हो रहा था, इसलिए शीला मौसी खुद यहाँ पर आ गई थी क्योंकि इस बार वो किसी भी गुंजाइश को नहीं छोड़ना चाहती थी हार के लिए। लेकिन आज वो हर हालात में आयशा मारवा को किडनैप करके ही रहेगी, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी प्लानिंग को करके आई थी कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पर किसी की हार हो या जीत, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसे हर हाल में यहाँ से आयशा मारवा को किडनैप करना ही होगा। मारवा हाउस से कुछ ही दूर शीला की गाड़ी खड़ी हुई थी। वो अभी अपनी दूरबीन से मारवा हाउस पर वहीं अपनी गाड़ी में ही बैठी हुई नजर रखे हुए थी। तो वहीं अब तक राजीव गुलेरिया का भेजा हुआ कैमरे का ड्रोन भी अब तक मारवा हाउस के चक्कर लगाने लगा था, क्योंकि राजीव गुलेरिया ने पहले ही अपने एक ड्रोन कैमरे को वहां पर लगा दिया था जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन राजीव गुलेरिया को वहां पर बैठे हुए ही मिलती रही कि वहां पर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये देखकर शीला ने अब जल्दी से ही अपना लैपटॉप निकाला और फिर वो उसे एक मैसेज टाइप किया कि मुझे जल्द से जल्द इस कैमरे का एक्सेस का लिंक दो। ये टाइप करते हुए ही शीला ने राजीव को ये मैसेज सेंड कर दिया था, क्योंकि शीला मौसी यहाँ से अच्छे से देख पा रही थी कि एक ड्रोन महल के ऊपर उड़ रहा था, इसलिए उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये राजीव का ही ड्रोन होगा। इसलिए वो राजीव को अपने लैपटॉप से एक मैसेज भेजती है कि मुझे इसका एक्सेस चाहिए और फिर वो इंतजार करने लगी कि जल्द ही राजीव उसे शायद उसका एक्सेस दे देगा। कुछ ही देर में जब उसने देखा तो राजीव ने उसे एक लिंक सेंड किया हुआ था। शीला ने अब जल्दी से उस लिंक को ओपन किया तो शीला के सामने पूरा ही मारवा हाउस आ गया था, क्योंकि उस लिंक के द्वारा ही शीला मौसी को यहाँ पर उस कैमरे का एक्सेस मिल गया था। ये देखते हुए ही अब शीला ने अपने कान में लगे हुए ब्लूटूथ से कहा, लेट्स एक्सिक्यूट द प्लान। शीला की बात को सुनते ही अब सामने से आवाज आई, ओके मैडम, हम पूरी तरह से तैयार हैं। शीला ने अपनी नज़र को लैपटॉप पर ही रखा हुआ था। वो बड़े ही ध्यान से बस लैपटॉप में ही देख रही थी, क्योंकि इस बार वो कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे। कि तभी शीला ने देखा कि उनके दो आदमी डिलीवरी बॉय बनकर अब मारवा हाउस की तरफ जा ही रहे थे, क्योंकि ये उनके प्लान का एक पहला पड़ाव था कि पहले दो आदमी डिलीवरी बॉय बनकर मारवा हाउस के लिए जाएंगे, उसके बाद वो सब अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। वहां मारवा हाउस के बाहर खड़े सुखवीर सर और बलवीर सर की नज़र जब उन दोनों पर ही थी, लेकिन उन दोनों ने ही अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि वो दोनों डिलीवरी बॉय बनकर आए थे, इसलिए वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे थे। पहले वो उन्हें अच्छे से देखना चाहते थे। वो दोनों ही बस उन डिलीवरी बॉय को देख रहे थे बिना किसी एक्शन लिए। वो डिलीवरी बॉय अब मारवा सिक्योरिटी के पास जाकर कहते हैं, मिस्टर सनी मारवा के लिए पार्सल है अंदर से। जब परशुराम सूर्यवंशी ने सिक्योरिटी गेट के पास से हलचल देखी तो वो जल्दी से सिक्योरिटी गेट के पास चले गए। वहां अपनी गाड़ी में बैठी हुई शीला को अपने लैपटॉप पर किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ था। किसी का भी चेहरा मास्क की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था और अभी तक किसी ने कोई भी आवाज भी नहीं की थी। शीला अपने ब्लूटूथ से कहती है कि देखो, वहां ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना। मारवा सिक्योरिटी की ताकत को तुम दोनों नहीं जानते हो। वहां जाते ही उस केमिकल को स्प्रेड कर देना, क्योंकि हम उस केमिकल को ही स्प्रेड करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने कोई भी यहाँ पर गलती की तो वो हमें वहीं पर ही भून देंगे। इससे पहले ही वो डिलीवरी बॉय शीला का दिया हुआ काम करते परशुराम सूर्यवंशी ने उन दोनों को ही देखकर नोटिस कर लिया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इससे पहले कि वो दोनों लड़के कुछ कर पाते, परशुराम सूर्यवंशी ने अपने सिक्योरिटी के अपने हाथों के इशारे से ही कुछ कहा, क्योंकि वो अब यहाँ पर हाथों के इशारे में ही बात कर रहे थे। परशुराम के इस इशारे को देखकर एक सिक्योरिटी गार्ड अब अपनी गन को निकालता है और फिर बिना वक्त गवाए ही फायरिंग शुरू कर देता है। उस गार्ड की फायरिंग से वो दोनों ही लड़के कुछ ही वक्त में वहीं पर ही ढेर हो चुके थे। ये देखकर तो शीला ने अब अपने एक हाथ की मुट्ठी बींच ली थी, क्योंकि यहाँ पर शीला का पूरा ही प्लान फेल हो गया था। उसने जिस इरादे से इन दोनों लड़कों को वहां पर भेजा था वो उसका मकसद ही नाकामयाब हो गया था। लेकिन अपने आप को शांत करते हुए ही अब शीला ने अपने फोन से एक इंटरनेट कॉल किया,
क्योंकि शीला ये अच्छी तरह से जानती थी कि अभी गुस्से से काम लेने का वक्त नहीं है, उसे अपने ठंडे दिमाग से सोचना होगा। इसलिए अब वो किसी को एक इंटरनेट कॉल लगाती है। जब वो कॉल लग जाती है तब सामने से आवाज आई, हेलो। ये सुनते ही शीला ने कहा, तुम सब क्या करने आए हो? जल्दी से जाओ और मारवा हाउस पर अटैक कर दो। शीला की ये बात सुनते ही सामने से आवाज आई कि हम पास में ही हैं, जल्दी ही हम मारवा हाउस पर अटैक कर देंगे। ये सुनते ही शीला ने एक एक करके उन सभी को फोन किया जिनको राजीव गुलेरिया ने अपने इस प्लान में शामिल किया था। राजीव गुलेरिया ने अपने प्लान में हर एक आदमी को एक एक स्टेप पर आने के लिए कहा था, लेकिन शीला ने सभी को एक साथ ही अब मारवा हाउस पर अटैक करने के लिए कह दिया था। क्योंकि जब इन लोगों ने ये अटैक की प्लानिंग शुरू की थी तो यहाँ पर राजीव गुलेरिया का प्लान था कि एक एक आदमी अलग अलग अटैक करने के लिए जाएगा, लेकिन शीला मौसी ने तो यहाँ पर सभी को एक साथ ही इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि वो एक साथ मिलकर अटैक करे। ऐसा लग रहा था कि शीला 1% का भी मौका सामने वाले को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि जब उनके इतने सारे आदमी एकदम से जब अटैक करेंगे तो शायद मारवा हाउस में सिक्योरिटी या यहाँ पर सुखबीर और बलबीर सर के लोग संभलने ही ना पाए। शीला यहाँ पर किसी को भी 1% संभलने का मौका नहीं देना चाहती थी। वहां शीला ने जैसे ही फोन किया वो सभी ही अब तक मारवा हाउस के सामने आकर खड़े हो गए थे, और वो जैसे ही अब अंदर जाने लगते हैं तो उन्होंने सूरज और साहिल दोनों को ही वहीं पर ही रोक दिया था। अपने सामने जब उन लोगों ने देखा कि कुछ लोग खड़े हैं तो उन लोगों ने अपनी अटैकिंग पोजीशन ले ली थी। यहाँ पर भी अब सभी फाइटर्स ने भी अपनी पोजीशन को ले लिया था, और फिर कुछ ही देर में उन सभी के बीच एक फाइट शुरू हो गई थी। शीला अब अपने लैपटॉप में जब यहाँ का नजारा देख रही थी तो उसे एक झटका सा लगा। ऐसा नहीं था कि शीला ने मारवा सिक्योरिटी को हल्के में ले लिया था। वो खुद भी जानती थी कि मारवा सिक्योरिटी को ब्रेक करके अंदर जाकर आयशा मारवा को किडनैप करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इतना होगा ये तो खुद शीला मौसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ शीला बड़े ही ध्यान से ही अब अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी नज़र बनाए हुए थी और वहां पर हो रही हर एक एक्टिविटीज को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। मारवा हाउस के अंदर जब परशुराम सूर्यवंशी ने बाहर कुछ आवाजें सुनी तो वो भी अब बाहर आ गए थे, क्योंकि मारवा हाउस के मेन गेट के बाहर वहां पर सुखबीर सर और बलवीर सर और उनके फाइटर्स ही इस फाइट को कर रहे थे, जबकि मारवा हाउस के सारे ही सिक्योरिटी गार्ड अभी महल के मारवा हाउस के अंदर ही थे। जब सूर्यवंशी ने वहां की आवाजें सुनी तो वो भी अब बाहर आ गए थे। बाहर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि मारवा हाउस के बाहर कोई अखाड़ा है, और वो ये देखकर हैरान थे कि दोनों ही तरफ से एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश की जा रही थी।